हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शिक्षा अर्जन एकेडमी यूट्यूब चैनल। योर वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पर। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 हाल ही में मध्य प्रदेश सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। ये पहले भी सम्मिलित था, लेकिन इसे बीच में हटा करके पुनः इसे सम्मिलित किया गया है। तो आइए जानते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के विधिक प्रावधानों के बारे में। क्या कहते हैं इसके विधिक प्रावधान। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को पारित करने का ऑब्जेक्ट क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, सबसे पहले हम इस प्रश्न को जानते हैं। तो इसे जानने के लिए हमें चलना होगा इसकी उद्देशिका की ओर। इसकी उद्देशिका में इसके उद्देश्य को बताया गया है। तो इसकी उद्देशिका इस प्रकार से है कि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, नियंत्रण और उनके व्यापार वाणिज्य को नियंत्रण करने के लिए, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण में उनके व्यापार एवं वाणिज्य को नियंत्रण करने के लिए और उन सब में व्यक्तियों के यानी कि जनसाधारण के हित को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को अधिनियमित किया जाता है। इसका ऑब्जेक्ट है जनसाधारण के हित के लिए वस्तुओं के, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय और वितरण और उनमें व्यापार और वाणिज्य को कंट्रोल करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पर लागू होता है। इसकी अधिनियम की धारा 1 में ये बताया गया है कि ये अधिनियम कहाँ पर लागू होता है, किस तारीख को लागू होता है, इसका टाइटल क्या है। तो जनरली सभी को पता है कि सेक्शन 1, जो कि हर अधिनियम की सेक्शन 1 उसका टाइटल बताती है, उसका टेरिटरी बताती है, कहाँ पर ये लागू होता है और उसकी इन्फोर्समेंट डेट डिक्लेयर करती है। तो सेक्शन 1, इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 कहा जा सकेगा। फर्स्ट। सेकंड, यह संपूर्ण भारत पर लागू होगा। फ्रेंड्स, 1968 में इस एक्ट में एक संशोधन किया जाता है। कब? 1968 में यहां एक संशोधन होता है। उस संशोधन के माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट, जो कि उसका अपवाद था, उसको हटा करके अब इसे संपूर्ण भारत पर लागू कर दिया गया है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि जम्मू एंड कश्मीर इस एक्ट से कब रिपील किया गया था, इसको कब हटाया गया था, तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के द्वारा या फिर इसी एक्ट में संशोधन करके 1968 में जम्मू एंड कश्मीर एक्ट जो शब्द था उसे इसकी परिभाषा से विलोपित किया गया। तो फ्रेंड्स, 1968 वाला करेक्ट और ना कि जम्मू एंड कश्मीर 2019। ओके, अब आते हैं यह एक्ट कब लागू हुआ। 1 अप्रैल 1955 को ऑनरेबल गवर्नर की इसे अनुमति प्राप्त होती है। ठीक है, सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अनुमति से प्राप्त होती है और ये लागू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी सेक्शंस 2 में डेफिनेशंस को कवर किया गया है। इसमें 5 या 6 डेफिनेशंस कवर होती हैं। तो आइए जानते हैं ये 6 डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2, धारा 2 में कलेक्टर फर्स्ट खाद्य आदेश, तीसरा विहित अधिसूचित आदेश, अधिसूचित आदेश, चौथा आदेश, इसको क, इसको खा, इसको ग और इसको ग का, ये अमेंडेड करके जोड़ा गया है। ठीक है, कलेक्टर, खाद्य आदेश, अधिसूचित आदेश, इसमें और डेफिनेशंस कौन सी आती है। राज्य सरकार, चीनी, इस प्रकार से ये डेफिनेशंस अपनी कवर होती हैं। ठीक, कलेक्टर के अंतर्गत अपर कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और ऐसा कोई व्यक्ति जिसे कलेक्टर के द्वारा प्राधिकृत किया जाए इस अधिनियम के अधीन। ठीक। सेकंड, खाद्य आदेश के अंतर्गत गन्ने की फसल भी आती है। ओके। अधिसूचित आदेश के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके राजपत्र में निकाला गया कोई आदेश अभिप्रेत है।
आदेश, आदेश के अंतर्गत कोई डायरेक्शन भी है, कोई निर्देश भी है, जैसे कि अधिसूचित आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। अब अधिसूचित आदेश के अलावा आदेश आता है जो कि सरकार के द्वारा कोई डायरेक्शन दिया जाता है, कोई निर्देश दिया जाता है, तो वह निर्देश और डायरेक्शन यानी कि इसके अंतर्गत आदेश माना जाएगा। ठीक। राज्य सरकार, राज्य सरकार किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उस संघ राज्य क्षेत्र का शासक यानी कि रूलर अभिप्रेत है। इसके बाद हम आते हैं चीनी। चीनी के अंतर्गत काफ़ी सारी कैटेगरी दे रखी है। इसमें चीनी क्या, जैसे कि पिसी हुई चीनी, बारीक चीनी, रवे के या चूर्ण के रूप में चीनी, ऐसा कोई चीनी जिसमें 90% सुक्रोज मौजूद हो वह चीनी मानी जाएगी। कारखाने में उत्पादित चीनी, कारखाने में मतलब जो है विनिर्मित जो चीनी है वो चीनी इसमें आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम देखेंगे चीनी के प्रकार, चीनी के प्रकार यहाँ अधिनियम में दिए गए हैं। तो इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 2A पर। सेक्शन 2A बताती है, इसकी सेक्शन 2A बताती है, सेक्शन 2A आवश्यक वस्तुओं को डिक्लेयर करने की पावर, इसी में जोड़ देते हैं। किसकी है? केंद्र सरकार की पावर है। केंद्र सरकार आवश्यक वस्तुओं, कोई वस्तु आवश्यक वस्तु है, ये डिक्लेयर कौन करेगा? ये डिक्लेयर केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। कोई वस्तु आवश्यक वस्तु है और उसे आवश्यक वस्तुओं संबंधी जो पीछे अनुसूची दी गई है उस अनुसूची में जोड़ा जाएगा या उससे विलोपित किया जाएगा, उससे हटाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि कोई वस्तु आवश्यक वस्तु सरकार के द्वारा डिक्लेयर की जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसे सरकार, ऐसी भी कोई वस्तु हो सकती है जिसे वो कुछ समय के लिए आवश्यक वस्तु घोषित करना चाहती हो, तो उसे 6 मास तक के लिए आवश्यक वस्तु की कैटेगरी में रखा जा सकता है, 6 मंथ। अब ये 6 मंथ जब जैसे खत्म हो जाएंगे तो वह आवश्यक वस्तु नहीं रह जाएगी। जैसे कि मान लिया जाए अभी हाल ही में कोरोना चल रहा था, तो कोरोना से बचने के लिए सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसमें सैनिटाइजर और मास्क को अनुसूची में जोड़ा गया आवश्यक वस्तु के रूप में। अब यहाँ ये भी हो सकता है कि सरकार ये भी डिक्लेयर कर सकती है कि 6 महीने के बाद वह आदेश प्रभावशाली नहीं रह जाएगा, तो वह ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अगर सरकार को ये लगता है कि परिस्थितियां ऐसी विद्यमान हैं और लगातार बनी हुई हैं, तो सरकार क्या करेगी, उस आवश्यक वस्तु को 6 महीने की ड्यूरेशन के बाद उसकी जो अवधि है उसे और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है परिस्थितियों को देखते हुए। ठीक। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 3 पर। सेक्शन 3 हमारी आदेश करने की बात करती है। देखिए, सेक्शन 3 क्या करती है? आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय और वितरण को क्या करेगी? ये कंट्रोल करेगी, नियंत्रण करेगी। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण को कंट्रोल करने के लिए समय समय पर आदेश धारा 3 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निकाले जाएंगे। ठीक। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो निकाले ही जाएंगे, लेकिन आगे की धाराओं में बताया गया है कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सबऑर्डिनेट या अधीनस्थ प्राधिकारी हैं, अधिकारी है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी प्राधिकारी भी इस अधिनियम के अंतर्गत इस धारा को यूज कर सकते हैं। कब? जब सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें अथोराइज करे, उन्हें ये पावर दे, शक्तियां दे। ठीक। आगे की धाराओं में हम इस प्रकार के प्रोविजंस को कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आवश्यक वस्तुओं की प्रदाय, उत्पादन और वितरण क्या होता है? हमारे देश में कभी कभी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि जो हमारे दैनिक दिनचर्या की जो वस्तुएं हैं, जैसे आवश्यक वस्तु में क्या क्या आता है, खाद्य है, खाद्य तेलन है, तेल है, ये सभी वस्तुएं जो कि हर व्यक्ति के लिए एक समान वितरण संभव हो सके, इसकी कालाबाजारी, मुनाफाखोरी को रोका जा सके, इसके भंडारकरण की जो स्थिति बनती है उस स्थिति को रोका जा सके, उसको बैलेंस किया जा सके। तो इन सब कार्यों को करने के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर कुछ आदेश, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, कुछ आदेश निकाले जाते हैं, और उन आदेशों को हमारे जो व्यापार करते हैं, जो इन वस्तुओं के ट्रांजैक्शंस में लगे हुए हैं,
उन व्यक्तियों को रेगुलेट किया जाता है, उन व्यक्तियों पर कुछ ड्यूटीज इंपोज की जाती है और उन व्यक्तियों को इस आदेश का पालन करना होता है। यदि वह इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो इसका वायलेशन हो जाएगा और इसके लिए उसे पनिशमेंट भी दी जा सकती है, आगे की धाराओं में डिस्कस करने वाले हैं। तो आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण पर यहाँ डायरेक्शन या आदेश किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। धारा 4 हमें बताती है, इस अधिनियम की धारा 4 बताती है कि कर्तव्यों का अधिरोपण, अभी हमने बात की थी कि धारा 3 के अधीन केंद्र सरकार अपने प्राधिकारियों, अधिकारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों, प्राधिकारियों पर शक्ति और कर्तव्य अधिरोपित कर सकती है, शक्तियां दे सकती हैं और साथ में ही कुछ कर्तव्य अधिरोपित कर सकती हैं कि वह धारा 3 के अधीन डील कर सके। ठीक। धारा 5 शक्तियों का प्रत्यायोजन यानी कि डेलीगेशन ऑफ पावर, अपनी जो पावर है उस पावर को आगे डेलीगेट करना धारा 5 में बताया गया है। धारा 5 शक्तियों का प्रत्यायोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? शक्तियों का प्रत्यायोजन केंद्र सरकार के द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है। किसको किया जा रहा है? अपने अधिकारियों, प्राधिकारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों, प्राधिकारियों के लिए। तो ठीक, इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 6 पर। सेक्शन 6 हमें ये बताती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 3 के अंतर्गत निकाला गया कोई भी आदेश, धारा 3 के अधीन निकाला गया एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में धारा 3 के अधीन निकाला गया कोई भी आदेश किसी भी अन्य अधिनियम से असंगत होते हुए, उसका विरोध करते हुए भी वह प्रभावशाली होगा, उसका ही इफेक्ट होगा। ठीक, इसको हम धारा 6 में बताया गया है। धारा 6 में अधिनियम से कॉन्ट्राडिक्शन करता हुआ, यानी कि किसी भी अधिनियम को कॉन्ट्राडिक्शन करता हुआ इस अधिनियम के अधीन निकाला गया धारा 3 के अंतर्गत का आदेश प्रभावशाली होगा। क्या होगा? प्रभावशाली होगा, प्रभावी होगा। ठीक। सेक्शन 6A बताती है अधिहरण की कार्रवाइयां, यानी कि इस अधिनियम के अधीन कॉन्फिस्केशन की कार्रवाइयां किसके द्वारा की जाएंगी। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो डेफिनेशन पढ़ी थी कलेक्टर वाली, अब वो यूज होने वाली है। जैसे कि मान लीजिए धारा 3 के अनुसरण में धारा 3 का उल्लंघन करता हुआ कोई व्यक्ति पाया जाता है और उसे किसी भी जांच एजेंसी के द्वारा या सरकार की किसी भी एजेंसी के द्वारा पकड़ा जाता है, तो उसके पास जो खाद्य सामग्री है और उस खाद्य सामग्री को ले जाने के लिए जो व्हीकल्स यूज हो रहे हैं, उनका क्या होगा? उनका अधिग्रहण कैसे किया जाएगा, कॉन्फिस्केशन की कार्रवाइयां कैसे की जाएंगी, तो उसके बारे में सेक्शन 6A में बताया गया है। सेक्शन 6A के अंतर्गत कलेक्टर को रिपोर्ट दी जाएगी। किसके द्वारा? जो खाद्य सामग्री को सीज करता है, जिस व्यक्ति के द्वारा जो कोई व्यक्ति खाद्य सामग्री को सीज करता है और जो व्हीकल्स है उसे ले जाने में जो पात्र का यूज हो रहा है, जिस व्हीकल्स का यूज हो रहा है उसको व्हीकल सीज करता है, तो उसकी रिपोर्ट तत्काल कहाँ दी जाएगी? कलेक्टर को दी जाएगी। अब कलेक्टर साहब क्या करेंगे? जो खाद्य सामग्री है या जो व्हीकल्स है उसे अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश पारित कर सकते हैं। ठीक, आदेश पारित किया। अब ये सब कार्रवाइयां कब की जाएंगी? 6A में तो कलेक्टर के समक्ष सारी विषय वस्तु को लाके, जो विषय वस्तु थी, जो कॉन्फिस्केशन की विषय वस्तु थी, उस सबको लाके कलेक्टर के समक्ष रख दिया। ठीक। अब सेक्शन 6A में क्या बताया गया है? 6B में कि हेतुक दर्शित करने का अवसर दिया जाना, यानी कि इसमें एक नोटिस निकाला जाएगा कलेक्टर के द्वारा कि सामने वाली पार्टी को हेतु दर्शित करने का, अपने पक्ष रखने का, यानी कि इसको बोलते हैं नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि नेचुरल जस्टिस का फॉलो करते हुए सामने वाले व्यक्ति को सुना जाएगा, उसका पक्ष सुना जाएगा, उसके बाद में कोई ऑर्डर पास किया जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को बताती हैं। नैसर्गिक न्याय
ठीक, इसमें कुछ नहीं है। अगर इसमें आता है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहाँ है, तो सेक्शन 6B में। सेक्शन 6C अपील। अब देखिए अपील क्या है। मान लीजिए कलेक्टर ने किसी चीज को कॉन्फिस्केट कर दिया, खाद्य सामग्री को, उसको व्हीकल्स को कॉन्फिस्केट कर दिया। यहां पर एक और बात, कलेक्टर के लिए यह अल्टरनेट होगा कि वह चाहे तो उस व्यक्ति को यह ऑप्शन दे सकता है कि जो कोई व्हीकल्स इस अधिनियम के अधीन जिसे सीज किया, जिसे कॉन्फिस्केट किया गया है, उसके पास ये ऑप्शन रहेगा कि वह जिस दिन कॉन्फिस्केशन ऑर्डर निकाला जाता है बाय द कलेक्टर, तो उसी दिन उसकी जो मार्केट रेट होगी उस व्हीकल्स की, उस मार्केट रेट को जमा करके अपने व्हीकल्स को छुड़वा सकता है। ठीक, जो मार्केट वैल्यू होगी, मान लीजिए सो एंड सो डेट पर किसी व्हीकल्स का कॉन्फिस्केशन किया गया और उस समय उस व्हीकल्स की कीमत थी 2 लाख रुपीस, यानी कि 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए का डिपॉजिट कलेक्टर के पास जमा करके उस व्हीकल्स को ले जा सकता है। ठीक, यदि नहीं करता है तो फिर व्हीकल्स जो है कॉन्फिस्केटेड किया जा सकता है। इसके बाद अपील का क्या है, 1 मास, 1 मास में अपील की जाएगी। कहां की जाएगी, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, धारा 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सारे ऑर्डर पास किए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर जो अपील की जाएगी वो न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष की जाएगी। अब ये न्यायिक प्राधिकारी कौन होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट विषय है। न्यायिक प्राधिकारी राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया कोई व्यक्ति होगा। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती है, इसे राज्य सरकार अपॉइंट करती है। तो राज्य सरकार यहां आती है, राज्य सरकार के द्वारा इसे अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार आ गई। ठीक है, न्यायिक प्राधिकारी राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। अपील 1 मास के अंदर की जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, 1 मिनट, अपील की अवधि को 1 मास से अधिक एक्सटेंड किया जा सकता है यदि अच्छा कोई सफिशिएंट ग्राउंड हो तब। ठीक, कोई गुड फेथ का कोई ग्राउंड हो तो किया जा सकता है न्यायिक प्राधिकारी के। ये न्यायिक प्राधिकारी कौन होगा, जो राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, 1 मास। हमें प्रॉब्लम कहां आती है, ओटी में, कहीं पर 1 मास है, कहीं पर 30 दिन है। तो इस प्रकार से अलग अलग अधिनियम में अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं। इन्हें हमें थोड़ा सा इनका वर्गीकरण रखना है और इसे विशेष रूप से याद करने की कोशिश करनी है, जिससे कि ओटी लगाते वक्त हम कंफ्यूजन ना हो हमें। ठीक है, 6C। इसके बाद में 6D और 6E भी है, लेकिन उसे हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हम यहाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से, मध्य प्रदेश सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमें उस कम समय में उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना होगा, उसको अच्छे से उपयोग करना होगा। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 7 पर। सेक्शन 7 में शास्त्री की बात कही गई है। क्या, सेक्शन 7 शास्त्रियां। ठीक, अब ये शास्त्रियां इस अधिनियम के अधीन धारा 3 के अंतर्गत कोई आदेश, बहुत सारे आदेश निकाले जाएंगे। उन आदेशों में यहाँ पर उनका अतिक्रमण किया जाता है, उनका वायलेशन किया जाता है, मतलब उनका उल्लंघन किया जाता है। उल्लंघन शब्द अच्छा रहेगा, वायलेशन से उल्लंघन किया जाता है, तो उस उल्लंघन की दशा में संबंधित व्यक्ति को पनिश किया जाएगा। उसकी शास्त्रियां दी गई हैं। इसमें से सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि धारा 7 में शास्त्रियां हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी शास्त्री दी गई हैं, नहीं पूछी जाएंगी। ओटी नहीं बनेगी, इसमें ओटी बनेगी धारा 9 पर। धारा 9 पर मिथ्या कथन पर ओटी बन सकती है, लेकिन इस पर ओटी नहीं बनेगी। इसमें इतना ही याद रखना है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत शास्त्रियों का वर्णन किस धारा में किया गया है, धारा 7 में। सिंपल, आगे चलते हैं, धारा 8 पर आते हैं। धारा 8, दुष्प्रेरण और प्रयत्न के लिए दंड, जो कि हम हर अधिनियम में पढ़ते हैं, ज्यादातर आपराधिक अधिनियमों में, कि दुष्प्रेरण और प्रयत्न के लिए क्या दंड होगा, सेम टू सेम, जो कि उस धाराओं में दिया जा सकता है। वो किसी दुष्प्रेरण के लिए दिया जा सकता है, अबेटमेंट के लिए दिया जा सकता है और अटेम्प्ट के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 9, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें से ओटी बन सकती है। सेक्शन 9, सेक्शन 9 बताती है मिथ्या कथन के लिए मिथ्या कथन। देखिए, अब मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऑर्डर पास किया जाता है धारा 3 में, और किसी व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि वह कोई जानकारी दे, कोई स्टेटमेंट दे जो सरकार मांगे। सरकार के द्वारा कोई जानकारी या स्टेटमेंट मांगा जाता है, यदि संबंधित व्यक्ति के द्वारा फॉल्स स्टेटमेंट यानी कि मिथ्या कथन दिए जाते हैं, तो उसे
इस मिथ्या कथन देने के लिए 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दिया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद करना है। ठीक, मिथ्या कथन के लिए 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों दिया जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 10 पर, ऑफेंस बाय दीज कंपनीज। ऑफेंस बाय द कंपनीज, सेक्शन 10, कंपनी द्वारा अपराध। देखिए, कंपनी के जो इंचार्ज ऑफिसर हैं, जैसे सचिव है, प्रबंधक है, निदेशक है, इन सबको कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा, कंपनी के अधिकारियों द्वारा जो ऑफेंस किया जाएगा इस धारा 3 के उल्लंघन में, तो माना जाएगा कि कंपनी के सचिव, मैनेजर और निदेशक यानी डायरेक्टर इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो वो इसके लिए उनके पास बचाव होगा कि भाई देखिए, हमारी इसमें ऐसी कोई सहमति नहीं थी, ये हमारी सहमति के बिना, जानकारी के बिना किया गया कार्य है। तो ये डिफेंस ले सकते हैं कौन? कंपनी के भारसाधक अधिकारी। ठीक, कंपनी के भारसाधक अधिकारी इसमें डिफेंस ले सकते हैं। कंपनी किसे कहा जाता है? तो कंपनी अधिनियम 1956 में कंपनी की डेफिनेशन दी गई है फ्रेंड्स। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 10A पर। सेक्शन 10A क्या बात करती है? सेक्शन 10A में बताया गया है अपराधों का संज्ञेय होना, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी दंड प्रक्रिया संहिता में क्या लिखा है उसको छोड़ो, यहां इस अधिनियम के अंतर्गत हर एक अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक, 10B में बताया गया है कि कंपनी के सिद्ध दोष होने पर उसके कारोबार और उसके नाम वगैरह का प्रकाशन करने की न्यायालय की शक्ति है। जब कोई कंपनी इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए या किसी आदेश के उल्लंघन के लिए दोषी होती है तो न्यायालय उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के कारोबार के स्थान के बारे में प्रकाशन करवा सकता है, सूचना जारी करवा सकता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत इस कंपनी को दोषी करार दिया गया है कोर्ट के द्वारा। अब ये जो घोषणा निकाली जाएगी, जो सूचना निकाली जाएगी, वो कब निकाली जाएगी, उसका पीरियड क्या होगा? देखिए, यदि संबंधित कंपनी को दोषी करार दिया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत, यदि उस प्रावधान के अंतर्गत जिस आदेश के लिए उसे दोषी करार दिया गया है, यदि उसकी अपील होती है तो जितनी अपील की अवधि है उस अपील की अवधि को पहले व्यतीत करना होगा। मान लिया जाए उस आदेश के विरुद्ध कंपनी को दोषी सिद्ध किया गया है, उस आदेश के विरुद्ध यदि अपील होती है और कंपनी अपील नहीं करती है और वो टाइम पीरियड निकल जाता है, तो उसके बाद में कंपनी के बारे में प्रकाशन किए जाएंगे, उसके नाम और कारोबार के स्थान के बारे में। और यदि अपील कर दी जाती है तो फिर अपील का फाइनली निपटारा हो जाने के बाद किया जाएगा। ड्यूरिंग अपील नहीं, यानी कि अपील के लंबित रहने के दौरान नहीं किया जाएगा और अपील की अवधि के व्यतीत होने से पहले नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका प्रकाशन 10A। 10B। अब आते हैं 10C, आपराधिक मनः स्थिति यानी कि मेंस रिया के बारे में उपधारणा। देखिए, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि संबंधित अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी आदेश का उल्लंघन करने की उसकी आपराधिक मनस्थिति थी। ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होगा जिसके लिए न्यायालय उपधारणा करता है कि उस व्यक्ति की ऐसी आपराधिक मनस्थिति नहीं थी। ये किस पर है? जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया है आपराधिक मनस्थिति का। ठीक, 10C। अब आते हैं हम 11 पर। 11 इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक, सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या बताती है? इसमें 10A हो गया, 10B हो गया, 10C हो गया। अब 11 पे आते हैं, अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान किसके द्वारा कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा? देखिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा किसी भी अपराध का संज्ञान किस परिस्थिति में लिया जाएगा? देखिए, यह 3 ऐसी कंडीशंस हैं जो आपको याद करनी है। फर्स्ट, एग्रीव्ड पर्सन यानी कि व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर अपराध का संज्ञान कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा। सेकंड, पब्लिक सर्वेंट यानी कि लोक सेवक के आवेदन पर लिया जाएगा। थर्ड, किसी मान्यता प्राप्त
उपभोक्ता संगठन के आवेदन पर अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है। यानी कि 3 व्यक्ति इसमें आएंगे, कौन कौन? व्यथित व्यक्ति, पब्लिक सर्वेंट और रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन। अब ये रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन कौन होगा, तो इसको भी इसके नीचे स्पष्टीकरण में डिफाइन किया गया है कि रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत जिसे रिकॉग्नाइज किया गया है, मान्यता प्राप्त कोई संगम है, या फिर किसी रजिस्ट्रीकृत किसी अधिनियम के अंतर्गत कोई रजिस्ट्रीकृत है, अन्य अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता संगम है, उसे भी हम इसमें कवर करेंगे, मानेंगे कि वह मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगठन संगम है। ठीक, तो इन 3 के द्वारा ये जो है परिवाद किया जाएगा न्यायालय से। ठीक है, एग्रीड पर्सन्स, पब्लिक सर्वेंट और मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगम। ठीक, अब आते हैं 11 के बाद 12 पर। 12 बताता है कि जुर्माने के बारे में विशेष उपबंध। देखिए, जुर्माने के बारे में विशेष उपबंध की क्या बात की जाती है? जुर्माने के बारे में विशेष उपबंधों की बात की जाती है, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता धारा 12 जुर्माने के बारे में विशेष उपबंध। देखिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को जुर्माना कितना राशि तक जुर्माना लगाया जा सकता है? अभी इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है, क्रिमिनल अमेंडमेंट हुआ है, 10,000 रुपए तक का लगाया जा सकता है इनके द्वारा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी। लेकिन ये जो बात की गई है ना, इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है, इसमें 1974 की या 1967 ऐसे ही कुछ अमेंडमेंट किया गया था, उस समय का ये अमेंडमेंट है इस एक्ट के अंदर। तो उसमें बताया गया था कि 5,000 रुपए से ऊपर का जुर्माना यदि लगाना हो तो जेएमएफसी के द्वारा या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा इम्पोज किया जा सकता है 5,000 से ऊपर तक का। ठीक है, तो आज की कंडीशन में सीआरपीसी में अमेंडमेंट हो गया है तो 10,000 रुपए तो वैसे ही हो गया है ना। तो अगर कोर्ट को लगता है कि जुर्माना 5,000 रुपए से ऊपर जाना चाहिए तो 5,000 रुपए से ऊपर इम्पोज कर सकता है। ये पिछली कंडीशंस हैं, इसमें अभी संशोधन करना बाकी है, होना चाहिए, संशोधन हुआ नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं विशेष उपबंधों के बारे में। धारा 29 में बताया गया है सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के द्वारा दंड दिया जाएगा। सीजीएम, जेएमएफसी, जेएमएससी यानी कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक, इसके बाद हम आते हैं 12 के बाद हम आते हैं सेक्शन 13 पर। सेक्शन 13 क्या बताती है? उपधारणा। सेक्शन 13 किसकी उपधारणा करेगी? कोई भी न्यायालय धारा 3 या इस अधिनियम के अंतर्गत निकाले गए किसी भी आदेश के बारे में कोई भी प्राधिकारी, अधिकारी या सरकार के द्वारा कोई आदेश निकाला जाता है तो न्यायालय यह अवधारित करेगा कि वह आदेश भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सही था जब तक कि उसके तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 14 पर। सेक्शन 14 बताती है कि सबूत का भार बताती है, बर्डन ऑफ प्रूफ। सबूत का भार किस पर होगा? सबूत का भार अभियुक्त व्यक्ति पर होगा जिस पर आरोप लगाया गया है, जिस पर अभियोग लगाया गया है, उस व्यक्ति पर सबूत का भार होगा कि उसने मतलब सबूत। अब जैसे कि हमने मेंस रिया पढ़ा था तो मेंस रिया में सबूत का भार किस पर था? अभियुक्त व्यक्ति पर था। ऐसे ही सबूत का भार यहाँ अभियोजन में व्यक्ति पर होगा कि उसके द्वारा संबंधित जो है, एक मिनट, देखिए इसमें हमने एक सेक्शन छोड़ दिया 12A जिसमें कि समरी ट्रायल की बात की गई है, उसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन सबूत के भार के विषय में, जैसे कि मान लिया जाए किसी व्यक्ति पर कोई अनुज्ञप्ति है, अनुज्ञा पत्र है, कोई पास है, इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित किया गया है, क्या उस व्यक्ति पर था? तो ये सबूत का भार उस व्यक्ति पर ही होगा कि उसके पास अनुज्ञा पत्र, पास या कोई परमिट वगैरह उसके पास था। ये सब बातें उसको बतानी होंगी, जैसे कि हम सेक्शन 106 में पढ़ते हैं या 103 में पढ़ते हैं, विशिष्ट ज्ञात तथ्य के बारे में सबूत का भार अभियुक्त व्यक्ति पर होता है। तो इस प्रकार से इस अधिनियम में भी सबूत का भार उस व्यक्ति पर है कि उसके पास वो फॉर्मेलिटीज वह पूरी करता था जिस समय उस पर जो है ये आदेश के उल्लंघन का आरोप लगा है।
ठीक, इसके बाद हम आते हैं सेक्शन, इसको डिस्कस कर लेते हैं, सेक्शन 12A। 12A क्या बताती है? संचित विचारण। संचित विचारण की बात करती है। संचित विचारण में क्या होगा? देखिए, संचित विचारण में 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास संचित विचारण करने की पावर रखते हैं, और इसको संचित विचारण करते वक्त सेक्शन 262 टू 265 प्रोविजन सीआरपीसी के लागू हो जाते हैं। संचित विचारण करते वक्त इनके द्वारा जो दंड दिया जाएगा, जनरली हम बात करते हैं तो 1 वर्ष तक का दंड दिया जा सकता है, ये जनरली दिया जाएगा। और यदि मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि 1 वर्ष से नीचे मजिस्ट्रेट ने, इससे ऊपर नहीं जाएगा मजिस्ट्रेट, ये लास्ट इसकी स्टेज है। इसके बाद यदि मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि 1 वर्ष से कम का दंडादेश दिया जाना चाहिए, तो 1 वर्ष का 1 मास तक का भी दंडादेश कर सकता है, 1 मास, और जुर्माना 2000। ठीक, ये कर दिया। अब इस प्रकार का अगर दंडादेश दिया जाता है, यदि ये राशि 1 मास और 2000 रुपए से अधिक नहीं है, तो इस प्रकार के आदेश की कोई अपील नहीं होगी। क्या? नो अपील। ठीक, इस प्रकार के मामले में संचित विचारण से अपील हो सकती है। ठीक है, अगर ये आपको ये याद रखना है कि 1 वर्ष 10,000 है तो अपील करेंगे, 1 मास और 2000 है तो कोई अपील नहीं होगी। ठीक है, ठीक। इसके बाद हम आते हैं, यदि संबंधित न्यायालय को ये लगता है, संचित विचारण करने वाले न्यायालय को यदि ये लगता है कि मामले का संचित विचारण करना ठीक नहीं है, उसका रेगुलर ट्रायल करना चाहिए, तो वह मजिस्ट्रेट संबंधित पक्षकारों को सुनने के बाद कोई अगली डेट फाइनल करेगा और उस मामले को जैसे कि सामान्य अनुक्रम में सुनने के लिए अग्रसर होगा। तो ये मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको संचित विचारण करना है या नहीं करना है। ऐसी परिस्थितियां विद्यमान नहीं है जो कि संचित विचारण की जाए, क्योंकि मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि संबंधित व्यक्ति को जिसे वह दंडित करना चाहता है 1 वर्ष से ऊपर का दंडादेश दिया जाना है। यानी कि मजिस्ट्रेट को लगता है कि 1 वर्ष से ऊपर का दंड उस पर अधिरोपित किया जाना है या 10,000 रुपये से ऊपर का जुर्माना लगाया जाना है, तो फिर संचित विचारण में तो लिमिट यही है 1 वर्ष तक की। तो इससे ऊपर जाने के लिए फिर इस प्रोसेस को हम फॉलो नहीं कर सकते, फिर हमें रेगुलर जो प्रोसेस है सीआरपीसी की उसमें जाना होगा। ठीक, तो हमारा ये सेक्शन 12A भी कवर हो गया। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 15 पर। सेक्शन 15 हमें बताती है कि किस प्रकार से इस अधिनियम के अंतर्गत किसी लोक सेवक को, सरकार को कोई कार्य किया जाता है तो उसे संरक्षण भी प्राप्त होना चाहिए। सेक्शन 15 इसको बोलते हैं गुड फेथ में किए गए कार्य। गुड फेथ यानी कि इस अधिनियम के अधीन किए गए कार्यों से संरक्षण प्रदान किया गया है किसे? लोक सेवक को। ठीक है, अगर कोई कार्य गुड फेथ में नहीं है तभी हम उसे इस अधिनियम के अंतर्गत उस पर इस अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए उसको हम अभियोजित कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये साबित रहेगा गुड फेथ, तब तक हम उससे कुछ नहीं कह सकते। इस पब्लिक सर्वेंट से कोर्ट के द्वारा उसे अभियोजित नहीं किया जा सकता, उसे ट्रायल फेस करने का उसे ट्रायल फेस नहीं की जाएगी। ठीक, सेक्शन 15A, मान लिया जाए अब यदि पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध में कोई एप्लीकेशन आ गई है और उस पर कार्रवाई करनी ही है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है? उसने कोई गुड फेथ में काम नहीं किया, उस पर कोई एलिगेशन है, उसे कार्रवाई करनी है, अभियोजन का सामना करना है, तो अभी बिफोर प्रोसिक्यूशन, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? यहां पर ये वाली कंडीशन आती है, बिफोर प्रोसिक्यूशन परमिशन चाहिए कि भैया इस पब्लिक सर्वेंट का प्रोसिक्यूशन किया जाए या ना किया जाए। तो इसके लिए प्रोसिक्यूशन के लिए अनुमति कौन देगा? यदि वह अधिकारी या कर्मचारी केंद्र सरकार के अधीनस्थ है तो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी। यदि वह अधिकारी या कर्मचारी राज्य सरकार के अधीनस्थ है तो वह परमिशन राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। इज दैट क्लियर? अब आते हैं सेक्शन 16 पर, जो कि इस अधिनियम की लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 16। सेक्शन 16 में निरसन की बात की गई है। निरसन, किस चीज का निरसन किया जाना है? इस अधिनियम से पहले, एजेंसियस कमोडिटीज एक्ट 1955 से पहले एजेंसियस कमोडिटीज ऑर्डिनेंस 1955 था, तो उस ऑर्डिनेंस को इस अधिनियम
से रिपील किया जाता है, अब उसे निश्चित किया जाता है, क्योंकि उस अध्यादेश की अब जरूरत नहीं है, अध्यादेश की जगह इस अधिनियम ने ले ली है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया है कि ये अधिनियम एजेंसीज कमोडिटीज एक्ट कैसे काम करता है, इसके क्या विधिक प्रावधान है, किस प्रकार से इसमें ओटी बन सकती हैं, कहाँ कहाँ से हमें किस किस सेक्शंस को जो है वॉच करना है, फाइंड, ठीक है, पॉइंट आउट करना है। तो फ्रेंड्स, आगे का हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो हम बात करेंगे जो गैंगस्टर यानी कि रासुका, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 पर। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारा लेक्चर अच्छा लगे, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।